हेलो एवरीवन। कोर्सेरा एफएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसके हमने पहला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट आज देखते हैं। आज का नया पार्ट है ये। इसमें टोटल 13 एमसीक्यू हैं। आज के सेट में 13 एमसीक्यू हमने लिए हुए हैं, जो अति महत्वपूर्ण है। आप सॉल्व करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप इसमें से 6 प्लस भी क्वेश्चन, 6 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाते हो तो आप बहुत बढ़िया तैयारी आपकी चल रही है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल आप देखेंगे तो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। कुछ क्वेश्चन ईजी भी हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत डिफिकल्टी हैं। कुछ क्वेश्चन ईजी भी हैं। आज के सेट में हम लोग अपना, जो आपको पता है, करंट अफेयर तो हम लोग लेते ही हैं, करंट अफेयर भी है और स्टैटिक टॉपिक भी है। लेकिन आज के सेट में कुछ प्रीलिम बूस्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, जो कि पीआईबी वगैरह से लेते हैं वो लोग। हम लोग ज़्यादातर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को ध्यान में रखते हैं, लेकिन प्रीलिम बूस्टर पीआईबी वगैरह को भी ध्यान में लेकर के वो बनाते हैं, तो उनके भी हम लोग क्वेश्चन कुछ इसमें ले लेंगे टॉपिक। तो हमारा ये इतना टॉपिक कवर होगा। उम्मीद है आज के सेट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किए थे इसको? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। ए दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO। ए दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। बी दिया हुआ है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपिंगटन सेंटर। और सी दिया यूनिसेफ। और डी दिया वेलेंथुंगर हेल्थ। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा जारी किया था वैश्विक सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव लगाया, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव दोनों एनजीओ हैं जो कि जारी करते हैं। ये काम क्या करते हैं अगर हम देखें? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, इन दोनों संस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनको ये कैसे जारी करते हैं, क्या करते हैं? ये दोनों एनजीओ हैं जो कि अगर देखें, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव क्या फोकस करता है? न्यूक्लियर थ्रेट पर। न्यूक्लियर जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, पर न्यूक्लियर थ्रेट हमले का ज़्यादातर उसके वजह से जो समस्याएं होने वाली हैं उन पे फोकस करता है कि न्यूक्लियर थ्रेट का लेकर के कैसे उसको टैकल किया जाए। जॉन्स हॉपिंगटन सेंटर के बारे में बात करें तो ये कहता है कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में कैसे उपयोग किया जाए, इसको लेकर के काम करता है। और ये दोनों साझेदारी में ये जारी करते हैं इंडेक्स। उम्मीद आपको ये इतनी बातें समझ में आई होगी। नीति आयोग भी एक इंडेक्स जारी करता है। उसके इंडेक्स कौन सा है? स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। उसके बारे में हम किसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे। आज के इंडेक्स के बारे में देखें तो ये 100 रैंकिंग प्रदान की जाती है। अगर कोई कंट्री 0 से लेकर के 33.33 के बीच का रैंक प्राप्त करता है तो निम्न स्कोर है। अगर कोई कंट्री 33.4 से लेकर के 66.6 के बीच का रैंक प्राप्त करता है तो मध्यम है। और कोई कंट्री 66.7 से 100 के बीच में स्कोर करता है तो वो शीर्ष है, मतलब बढ़िया परफॉर्मर है। इसमें अगर हम देखें भारत का स्कोर क्या है, तो भारत के बारे में जानना जरूरी है। भारत ने कितना अचीव किया? 42.8 स्कोर इस वर्ष किया है भारत ने। 2009 में भारत का रैंकिंग क्या था? तो 2009 हमने बोल दिया, 2019 की तुलना में अगर देखें इस वर्ष तो भारत में गिरावट आई है 0.8 की। लेकिन अगर इसके पहले देखें तो इसके पहले भारत की ठीक ठाक रैंकिंग थी, इतनी खराब नहीं थी, अच्छी रैंकिंग थी, लेकिन इस बार गिरावट आ गई है। इसके पहले 43 दशमलव लगभग कितनी थी? 6 थी, 43.6 स्कोर था भारत का, लेकिन इस वर्ष गिरावट आ गई है, तो इसकी वजह से 42.8 हो गई है। अब हम इसके बारे में देख ले भारत के पड़ोसी की स्थिति में, तो उनमें क्या ग्रोथ उन्होंने किया है, उनमें भी गिरावट आई है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने 1 से लेकर के 1.2 के तक अंक तक का ग्रोथ किया है, मतलब इनकी कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। वहीं देखें अगर पूरे विश्व में क्या स्थिति है हेल्थ सेक्टर को लेकर के, तो देखिए पूरे विश्व में लेकर के देखें तो 75.9 पॉइंट से किसी ने भी आगे रैंकिंग हासिल नहीं कर पाई है। इसके आगे स्कोर कोई भी नहीं किया है। मतलब ये कहें कि कोई भी देश ऐसा नहीं जो 100% अपना हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़िया कर रखा है, तो कोई भी नहीं है ऐसा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, किसी भी देश ने शीर्ष रैंक प्राप्त नहीं किया है इसमें इस वर्ष। अगर हम देखें इसके रैंकिंग के तरीके कैसे हैं, तो इसके टोटल 6 पिलर हैं। 6 पिलर के बेस पे ये चीज़ें रैंकिंग जारी की जाती है। पहला, रोकथाम। कोई कंट्री अपने वहाँ बीमारियों को रोकथाम के लेकर के किस तरीके से काम करता है, फिर पता लगाता है कैसे, और रिपोर्टिंग किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने निपा वायरस के बारे में सुना होगा, भारत में जब आया था निपा वायरस, उसको कैसे रोकथाम किया गया था, उसको कैसे क्वारंटीन लोगों को किया जाता था, इन सब चीज़ों को लेकर के ये दूसरा पिलर जो है हमारा, पता लगाना और रिपोर्टिंग करना। तीसरा पिलर है तीव्र प्रतिक्रिया, मतलब तुरंत उसको कैसे एक्शन लिया जाता है उसको रोकने के लिए। स्वास्थ्य प्रणाली कैसी है, कि अचानक बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार होने लगे तो उसको हैंडल करने के लिए उनके पास स्वास्थ्य स्ट्रक्चर है कि नहीं, हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है कि नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन का क्राइसिस आ गया था, क्या ऐसी समस्याएं तो नहीं आती हैं? फिर अगर हम देखें यहाँ पे चौथा पिलर, पांचवा पिलर देखें, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन किया जाता है कि नहीं। आप लोगों ने देखा हो ब्लैक फंगस कैसे आ गया था? हम लोगों ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस की समस्याएं देखने के लिए मिलने लगी थी। ये इंटरनेशनल कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड का हम लोगों ने अनुपालन नहीं किया था, उसका एक भुगतना पड़ता परिणाम। अब अगर हम यहाँ देखें पर्यावरण जोखिम,
पर्यावरण जोखिम को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पे पर्यावरण जोखिम भी एक इंडेक्स है, इसका मतलब पिलर है, छठवां पिलर है कि समग्र पर्यावरण जोखिम और जैविक खतरों के प्रति देश कितना संवेदनशील है। इसको लेकर के इन 5-6 पिलर के हिसाब से रैंकिंग जारी की जाती है। भारत का रैंकिंग बहुत अच्छा नहीं है, मीडियम स्कोर का है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला इंडेक्स है, इंडेक्स नहीं है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। अभी न्यूज में था ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, इसलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्राजील में आयोजित दक्षिण दक्षिण सहयोग पर दूसरे उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्राजीलिया घोषणा 2015 पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बताना इसमें से क्या इसी सम्मेलन में हुई थी या कोई और सम्मेलन था। दूसरा कथन दिया हुआ, भारत ब्राजीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर करता एक देश है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है केवल बी, तो बिल्कुल सही बात है, बी इसका सही आंसर है। अगर हम यहाँ पे बात करें कब हुआ था ये, तो देखिए ब्राज़ील सरकार ने अपनी राजधानी ब्राजीलिया में कब किया था, 19 नवंबर 2015 में दूसरी जो वैश्विक उच्च स्तरीय थी सड़क सुरक्षा सम्मेलन, आप याद रखिएगा, सड़क सुरक्षा सम्मेलन में ब्राजीलिया डिक्लेरेशन आया था। इसमें WHO भी एक सह प्रायोजक था, मतलब इसमें पार्टनरशिप में WHO और इसके सड़क सुरक्षा सम्मेलन दोनों के बीच में ब्राज़ील सरकार और इसमें दोनों को मिल के सड़क सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि दूसरा था। और इसी में हुआ क्या था कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन आया था और इसमें 2200 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, मतलब NGO, कंट्री और प्रशासन जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं वो लोग सम्मिलित हुए थे इसमें। सम्मेलन के अंत में ब्राजीलिया सड़क सुरक्षा को अपनाते हुए सभी देशों ने अपने वहाँ जो दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना है, वो 1 दशक में आधा करने की संकल्प लेते। वो 1 दशक कब है, मतलब 2030 तक लोग आधा करने के लिए सभी लोगों ने लिया था निर्णय कि 2030 तक सभी लोग कम कर लेंगे 1 दशक में। 15 में हुआ था, फिर उसके बाद 10 और जोड़ देंगे तो 25 होगा, लेकिन 30 तक सभी लोग कम करने के लिए 1 दशक, तभी 10 ही साल का तो होना, 10 साल, तो 2025 तक कहेंगे। लेकिन हम SDG गोल के हिसाब से देखें, ये लोग 2025 तक की यहाँ बात हुई है, 2025 तक। लेकिन अगर SDG गोल के हिसाब से देखें, सतत विकास 3.6 है SDG गोल, उसके अकॉर्डिंग 2030 तक दुर्घटनाओं में होने वाले वैश्विक मौतों की संख्या आधी करने के लक्ष्य रखी गई है। यहाँ क्या था, 2015 में हुआ था और 1 दशक में मतलब 2025 तक आधा करने की संकल्पना ली गई थी। अब वहीं SDG गोल के हिसाब से देखें 3.6 जो है उसके अकॉर्डिंग 2030 तक करना है आधा। दोनों का गोल सेम है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे दिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे केन बेतवा लिंक रिवर प्रोजेक्ट के लिए अभी गवर्नमेंट ने फंडिंग शुरू कर दिया है, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो कथन एक दिया हुआ, केन और बेतवा नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। दूसरा दिया हुआ, केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। और तीसरा कथन दिया हुआ, केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में मौजूद है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही कथन है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका सही आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को। केन बेतवा नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं केन नदी यहाँ से निकलती है और बेतवा नदी यहाँ से निकलती है, रायसीना हिल से निकलती है, जो कि दोनों मध्य प्रदेश में ही पड़ते हैं। अब हम इसके बारे में बात करें तो दोनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं। केन बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं, जो उत्तर प्रदेश के, अगर केन नदी की बात करें, केन नदी ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, आप बांदा यहाँ देख रहे हो, उत्तर प्रदेश का बांदा जिले में यमुना में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी, केन नदी। वहीं बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाके मिलती है। अब यहाँ पे हमीरपुर जिला है, हमीरपुर जिले में जाकर के यमुना में मिल जाती है दोनों। राजघाट, परिछा और माता टीला, ये 3 बांध हैं जो कि बेतवा नदी पे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो राजघाट हो गया, राजघाट, परिछा और माता टीला, ये तीनों जो हैं याद रखिएगा बेतवा नदी पे बनने वाले बांध हैं। केन नदी की बात करें, केन नदी पन्ना अभयारण्य से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पन्ना रिजर्व देख रहे होंगे, पन्ना टाइगर रिजर्व, इससे होकर के कौन सी नदी गुजरती है, केन नदी, इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को वित्त पोषण करना शुरू कर दिया है, इसलिए ये न्यूज में था। इसके बारे में बस इतनी ही बात है, याद रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब दूधान डैम यहाँ पे है और लिंक कैनाल यहाँ से देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व से ऐसे लिंक जाएगा और फिर यहाँ पे जोड़ा जाएगा। इस बात को बस याद रखिएगा। चलिए हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है पेनेक्स 21 किस समूह के सदस्य देशों के लिए एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। पेनेक्स 21 किस समूह के देशों के बीच एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ए दिया हुआ बिम्स्टेक, और बी दिया हुआ आसियान, सी दिया सार्क और डी दिया SCO। तो बताइए किसके मतलब मध्य ये एक तरह का सहायता अभ्यास है।
किस तरह का मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया है बिम्स्टेक, तो बिल्कुल सही बात है, बिम्स्टेक का एक इनिशिएटिव है पेनिक्स 21। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें तो बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों ने पेनिक्स 21 नामक एक कार्टर रेजर इनिशिएटिव आयोजित किया है। इसके बारे में बस याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ये किस तरीके से काम करेगा? ये मानवीय सहायता भी प्रदान करेगा, आपदा राहत भी अभ्यास है ये। मतलब एक तरह से मान लें कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो कैसे एक दूसरे का सहायता करेंगे ये लोग, इसके लिए पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संयुक्त योजना को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना भी इसका लक्ष्य है। इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं किसमें? बिम्स्टेक में। तो आप याद रखिएगा भारत तो है ही, भारत का दो नाम आप सभी लोग जानते ही होंगे। फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद नेपाल, भूटान, फिर हो गया म्यांमार और फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड। ये इसमें सम्मिलित विशेषज्ञ के प्रतिनिधि, इनके प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे इसमें और विशेषज्ञ भी सम्मिलित हुए थे इसमें, और इतने देश इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। अब देखें हम भारतीय सशस्त्र बलों और विभिन्न नागरिक एजेंसियों द्वारा नियोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत जो है उपकरण के प्रदर्शन पर और बहु एजेंसी अभ्यास किया जाएगा इसमें। जो भारत की एजेंसियाँ हैं डिफरेंट डिफरेंट, एनडीआरएफ का नाम आपने सुना होगा, और अन्य जो हैं हमारे वहाँ सशस्त्र बल, उन सबको एक जगह नियोजित करके हमारे जो उपकरण हैं उनके अभ्यास किया जाएगा यहाँ पे कि वो कितना बढ़िया प्रदर्शन कर पा रहे हैं। बस आप इतने याद रखें, पेनेक्स का संबंध किससे? बिम्स्टेक से संबंधित है और मानवीय और आपदा राहत उपकरण के लिए एक अभ्यास है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अभी यूपी का जो एक रामसर स्थल घोषित किया गया है, इसलिए न्यूज में था, और वो कौन सा है? हैदरपुर जो वेटलैंड है हैदरपुर, उसी को घोषित किया गया था। भारत में टोटल कितने हो गए हैं रामसर साइट? तो 47 हो गए हैं। 46 तो थे जब 2 गुजरात में और 2 हरियाणा में घोषित हुए थे, तो 46 थे। 42 के बाद 4 एक साथ घोषित हुए तो 46 हो गए थे। अब एक हैदरपुर जो वेटलैंड है ये उत्तर प्रदेश में, इसको नया रामसर साइट घोषित किया गया, इसलिए 47 हो गए। ये कहाँ पे है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बिजनौर के पास स्थित है, जो कि गंगा बैरेज है वहीं पे स्थित है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के करीब है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हैदरपुर टाइगर जो वेटलैंड है ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के समीप है। तो बिल्कुल सही बात है, ये हस्तिनापुर टाइगर रिजर्व नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के समीप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे है ये हस्तिनापुर वेटलैंड। अब चलिए हम इसके बारे में क्वेश्चन एक देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, पिछले 3 दशकों में भारत के प्राकृतिक आर्द्रभूमि क्षेत्र में लगभग 30% की कमी देखने के लिए मिली है। कथन 2 दिया हुआ है, दक्षिण भारत में चोलों और होयसल जो थे ने पूरे भारत अपने पूरे राज्य में, भारत नहीं कहेंगे पूरे राज्य में तालाबों का निर्माण कराया था। जो होयसल थे और चोल थे वो दोनों ने अपने राज्य में तालाबों का निर्माण करवाया था। 3 दिया हुआ, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। कुछ लोग यहाँ से कंफ्यूज होंगे, 30% की कमी हुई है, तो ये बिल्कुल सही बात है, कमी हुई है। ये कैसे पता चलता है? वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया है, इसने अभी सर्वेक्षण करके बताया है कि भारत में पिछले 1 दशक में लगभग 3 दशक में पिछले 3 दशक में लगभग 30% की कमी हुई है। तो अब 30% 3 दशक ऐसे याद रखिएगा, तो याद रहेगा 30% की कमी आई हुई है। क्यों ये कमी आ रही है बताइए? अब अर्बनाइजेशन जिस गति से देख रहे हैं कि शहरों के किनारे छोटे मोटे अगर तालाब हैं उनको पाट करके लोग घर बना ले रहे हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंक्रीचमेंट हो रहा है, उसके क्षरण हो रहा है, उसमें लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसकी वजह से उसमें कमी आ रही है। अब देखिए प्रमुख रूप से आर्द्रभूमि का नुकसान शहरी क्षेत्रीकरण के जो अर्बनाइजेशन उसके कारण हो रहा है, अभी हमने समझ ही लिया। अब वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया के बारे में आपको जानना जरूरी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1996 में होती है इसकी, किसकी? वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया की। ये क्या कहता है? दक्षिण एशिया में आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वेटलैंड इंटरनेशनल के एक हिस्से के रूप में काम करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल के एक हिस्से के रूप में ये काम करता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते आर्द्रभूमि के बारे में। आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र में जो आमतौर पर मौसमी या अस्थायी होते हैं, संतृप्त रूप से भरे होते हैं, उनको हम आर्द्रभूमि कहते हैं। इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होंगे? तो मैंग्रोव क्षेत्र सम्मिलित होगा, बिल्कुल सही लोग जानते हैं। दलदली क्षेत्र, नदी, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, जो जंगल होते हैं वहाँ पे पानी भर जाए तो उसको कहते हैं। धान के खेत भी इसमें वेटलैंड में सम्मिलित हो जाएंगे, परवाल भित्तियाँ भी सम्मिलित हो जाएंगे, समुद्री क्षेत्र भी सम्मिलित हो जाएंगे। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होने चाहिए, अन्यथा उसको हम मानेंगे नहीं वेटलैंड। 6 मीटर से ज़्यादा है तो उसको वेटलैंड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि भी हैं, जैसे एक अपशिष्ट उपचार जलाशय शामिल होते हैं कि इसमें आर्द्रभूमि में।
यद्यपि ये भू सतह के केवल 6% हिस्से को ही कवर करते हैं। जितने वेटलैंड है पूरे विश्व में वो केवल 6% ही कवर करते हैं। लेकिन इसमें अगर देखें कि सभी पौधों जानवरों की प्रजातियों में 40% यही निवास करते हैं, जो वेटलैंड है पूरे विश्व में उसी में। अभी आप लोगों ने देख लिया कि भारत में 47 टोटल वेटलैंड हो गए हैं, कि भारत में 4 नई आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया गया था इससे पहले। जो हैदरपुर वेटलैंड है इसके पहले 4 को सम्मिलित किया गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे? हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। यह मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये हरियाणा में है और हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है और ये मीठे पानी की एक आर्द्रभूमि है। हरियाणा का ये एक और है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप ध्यान रखिएगा। यह स्थानीय जो प्रवासी पक्षियाँ हैं उनके जल पक्षी, मतलब आप लोग देखते होंगे एशियन फ्लाईवे पे जो आती हैं पक्षियाँ, उनके लिए, स्थानीय प्रवासी पक्षियों के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं गुजरात में, कुछ गुजरात में भी 2 घोषित हुए थे। ये दो तो भिंडावास और सुल्तानपुर, ये दोनों हरियाणा के थे। अब गुजरात के देख लेते हैं। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो ये एशिया, जो मध्य एशिया है फ्लाईवे, वहाँ पे ये लोकेट करता है। अगर मध्य एशिया फ्लाईवे पे लोकेट करता है तो एशिया से, मिडिल ईस्ट से जो यहाँ पे पक्षियाँ आती होंगी, यहाँ पे आकर रुकती होंगी, नेस्टिंग करती होंगी, फिर अब यहाँ पे प्रजनन करके फिर चली जाती होंगी रिटर्न, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फिर हम देखें गुजरात का एक और था वाधवान आर्द्रभूमि, इसमें यहाँ पे है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? वाधवान इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी मध्य एशिया फ्लाईवे पे ही लोकेट करता है और यहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय पक्षियाँ आकर के यहाँ पे प्रजनन करती हैं। इसलिए ये चारों का नाम आप याद रखिएगा। पहला थोल झील जो वन्यजीव अभयारण्य वो, और वाधवा आर्द्रभूमि, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। ये दोनों कहाँ पे हैं? गुजरात में। और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों हरियाणा में हैं। ये दोनों गुजरात में। तो इनका नाम बस याद रखिएगा, हो सके तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग फिर से दोबारा रिकॉल करने के लिए। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। प्राचीन सिक्कों के संबंध में गलत कथन का चयन करना आपको। जो एंशियंट हिस्ट्री में आप लोग जो पढ़ेंगे एंशियंट इंडिया में, तो वहाँ पे सिक्के देखने के लिए मिलते हैं। सिक्के से हमें क्या मिलता है? उस समय का कार्यकाल, उस समय के जो प्राचीन समय थे उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है इससे। और इसके साथ साथ उस समय के शासक के जो व्यक्तित्व थे उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है। तो पहला कथन दिया हुआ, साधारणतः 206 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से सीधे सिक्कों से सीखने के लिए मिलता है। जो सिक्के थे उस समय, कॉइन्स, उससे मिलता है। पंचमार्क या हाथ सिक्कों पर पेड़, मछली, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। और सी दिया हुआ है, सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल में बने जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा एवं सोने के थे। और डी दिया हुआ है, सातवाहनों ने सोने तथा गुप्तों ने शीशे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। तो इसमें बताइए कौन सा कथन गलत है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर थोड़ा सा बारीकी से इसको देखेंगे, देखिए इसी तरह के ट्रैप आजकल एग्जाम में डाले जा रहे हैं। बहुत बड़े ट्रैप नहीं डाले जाने, सीधे कथन नहीं गलत किए जाने, कथन में ट्रैप डाल दिए जाने। जैसे कि अभी आर का आप लोग देखे आए होंगे तो वहाँ पे भी देखे होंगे ऐसे ट्रैप बहुत ज़्यादा थे, तो उस तरीके से गलती हो जा रहे हैं। तो आप इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के जो भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से सिक्कों से मिल जाता है। सिक्कों लिखा हुआ है या सिक्के होगा, सिक्कों से मिल जाता है। फिर देखें, पंचमार्क और आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह मिलते थे। ये भी बिल्कुल सही बात है, पहला भी कथन सही इसमें सही। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले जो शीशे, चांदी, तांबा और सोने के थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे डी में, सातवाहनों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे, नहीं, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे सबसे ज़्यादा। और गुप्त जो थे ये सोने के सिक्के जारी किए थे। अब इस तरीके से हमारा सही आंसर डी हो गया। अगर आपने डी लगाया था तो आप बिल्कुल सही, आपकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे सारे ब्यूरो तो वही दिए हुए हैं जो वहाँ पे दिए हुए थे। हम थोड़ा सा देख लेते, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के तथा गुप्तों ने सोने के सिक्के जारी किए, ये चीज़ आप समझ लिए। अब समुद्रगुप्त के बारे में दिया जाता है कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उस पर उसके बीड़ा बजाते हुए रिप्रेजेंट किए गए हैं चित्र, जिससे ये पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। अभी हमने बताया था कि जैसे सिक्कों से हमें क्या पता चलता है? शासक की मनोवृत्ति पता चलती है कि वो किस तरह की मनोवृत्ति वाला इंसान था। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये पंचमार्क सिक्के हैं या आहत सिक्के हैं, जिनको थप्पे मार करके बनाए जाते थे, इसलिए उनको आहत सिक्के कहे जाते थे। इसमें मछली, चंद्रमा, ये बहुत थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। लेकिन ये चंद्रगुप्त, यहाँ पे समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं इसको समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जो कि संगीत प्रेमी को रिप्रेजेंट करता है उसके। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है मूर्ति कला के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। अब हमने देख लिया स्थापत्य कला, मतलब सिक्कों के बारे में देख लिया। अब हम स्थापत्य मूर्ति कला के बारे में देख लेते हैं, फिर स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे।
ए दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में से आरंभ होता है। क्या होता है इसमें गलत आपको बताना है, थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा। बी दिया हुआ, कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव, जबकि मथुरा काल कला पूर्णतः स्वदेशी था। सी यहाँ पे दिया हुआ, भरौत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्ति में जनसाधारण के जीवन के अति सजीव झलक देखने को मिलता है। और डी दिया हुआ, संगम वंश के शासकों ने अमरावती मूर्तिकला को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहले कथन की बात करें यहाँ पे, प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में प्रारंभ हुआ, तो बिल्कुल सही है। तो कुषाणों के समय में मूर्तिकला का प्रारंभ शुरू हुआ। अब मूर्तियाँ जो कुषाणों के समय में प्रारंभ हुआ था वो मूर्तियाँ वैदेशिक थी, विदेश से प्रभावित थी, मतलब फॉरेनर से प्रभावित थी, ईरान और इराक रीजन से प्रभावित थी। जबकि मथुरा कला जो थी वो स्वदेशी थी, पूर्णतः स्वदेशी थी, अभी भी स्वदेशी है, वो प्रभावित नहीं है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन का बोध मिलता है, यहाँ पे झलक देखने की मिलती है। इसमें भरहुत में, बोधगया में, सांची में और अमरावती मूर्तिकला में जो जनसाधारण था, जैसे कि मतलब हम लोग मानते हैं कि माता दुर्गा के हाथ में तलवार होता है, ऐसे जो मतलब जनसाधारण में जो चीज़ें प्रचलित थी उनको इनकी चित्रकला में भी देखने के लिए मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है, सी हमारा सही है। अगर डी की बात करें, संगम वंश के शासकों ने अमरावती मूर्तिकला को विशेष संरक्षण प्रदान किया, तो बिल्कुल गलत बात है, ये सही नहीं है। किसने प्रदान किया था बताइए। अमरावती मूर्तिकला को विशेष संरक्षण सातवाहनों ने प्रदान किया था, न कि संगम वंश के शासकों ने। संगम वंश कहाँ पे बिलोंग करते थे, वो कर्नाटक रीजन में थे। और सातवाहन, ये जो अमरावती मूर्तिकला की बात करेंगे ये आंध्र प्रदेश रीजन में है। तो कैसे हो सकते हैं सातवाहन, यहाँ पे कौन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संगम वंश। संगम वंश कैसे हो सकता है, इसलिए हमारा गलत था वो। अब चलिए हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ मूर्तिकला का जो प्रारंभ होता है कुषाण के समय में होता है, सभी लोगों को पता चल गया। कुषाण कालीन मूर्तियाँ वैदेशिक रूप से प्रभावित थी, जो कि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी थी। अब भरहुत, बोधगया, सांची स्तूप, अमरावती मूर्तिकला, जनसाधारण की चीज़ों को झलक यहाँ देखने को मिलता है, ये भी सही है। अमरावती मूर्तिकला एक प्राचीन मूर्तिकला शैली है, ये चीज़ तो आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे दक्षिण पूर्व भारत में लगभग 2री शताब्दी से 3री शताब्दी तक सातवाहन वंश के शासकों ने इसको काफ़ी संरक्षण दिया, जिसके कारण ये बहुत बढ़िया से फली फूली। अब भव्य उभारदार वृत्ति चित्र देखने के लिए मिलता है। संसार में कथात्मक मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, याद रखिएगा। जो पूरे विश्व में जो कथात्मक, जो कथाओं में दिए गए हैं, उनका यहाँ पे रिप्रेजेंट देखने के लिए मिलता है इन सब चित्रकला में। मूर्तिकला अपनी विशिष्ट उत्कृष्ट कला शैली के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी उत्कृष्टता देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, काफ़ी बढ़िया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमरावती मूर्तिकला का कितनी खूबसूरत है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, जो कथा कहानियों में देखने के लिए मिलता है, वो चीज़ इनकी मूर्तिकलाओं में भी दिखाए गए हैं। चलिए आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती है। आपको बताना है किन कौन से ऐसे राज्य जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है। ए दिया हो पश्चिम बंगाल, बी दिया सिक्किम, और सी दिया अरुणाचल प्रदेश, डी दिया हिमाचल प्रदेश। तो बताना है आपको किस राज्य की सीमा चीन से लगती है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल को देख के कट कर दिया तो बिल्कुल सही बात है, पश्चिम बंगाल नहीं लगता है, क्योंकि बीच में आप देखेंगे तो सिक्किम आ जाता है, इसको इससे कट हो गया। तो 1 2 2 3 4 जिसमें दिया हुआ 20 में करेक्ट आंसर। अगर आपने बी लगाया तो बिल्कुल सही बात है, 20 का सही आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं सिक्किम की वजह से पश्चिम बंगाल बच जाता है। पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है किससे, चाइना से। नेपाल की बात होती तो लगती, लेकिन सिक्किम की सीमा सिक्किम की वजह से चाइना से नहीं लगती, क्योंकि वो एक तरह से बफर जोन का काम करता है चाइना और पश्चिम बंगाल के बीच में। हम अब ये देखें यहाँ पे तो टोटल 5 राज्य से एक यूटी है लद्दाख। अगर 4 राज्य हैं, एक यूटी है, तो टोटल अगर बात करें तो 5 की सीमा नेपाल नहीं चाइना से लगती है। हम यहाँ देखें सबसे पहले ऊपर आ जाएगा लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, फिर उत्तराखंड की सीमा लगती है। अगर फिर देखें उसके बाद सिक्किम की सीमा लगती है, फिर अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ये टोटल हमारे 5 हो गए। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बढ़िया है। अगर नेपाल के बारे में बात कर लिया जाए तो नेपाल से किसकी सीमा लगती है, तो बताइए। नेपाल से लगती है उत्तराखंड। फिर यहाँ पे बात करें पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है नेपाल से, बताइए आप। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है, दार्जिलिंग वाला जो रीजन है वहाँ से टच होता है। तो अगर देखें तो हमारा उत्तराखंड लगता है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल बिल्कुल लगता है, पश्चिम बंगाल का भी सीमा, सिक्किम का लगता है। तो 3 ऐसे हैं राज्य, और यहाँ पे अपना यूपी हो गया, बिहार हो गया, इनकी भी तो सीमा लगती है। 1 2 3 और पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5 की सीमा लगती है नेपाल से। ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा से की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं। उत्तर दिशा की ओर ऊपर की ओर कौन सी हैं,
नीचे से ऊपर कौन कौन से जा रही हैं पर्वत श्रेणी, ये आपको बताना है। अगर आप समझ पा रहे हो इसको दक्षिण से शुरू कीजिए, उत्तर की दिशा में सीधे अरेंज कीजिए। कथन एक दिया हुआ है यहाँ पे। कथन एक की बात करें तो जास्कर पर्वत श्रेणी दिया हुआ है, पीर पंजाल श्रेणी दिया हुआ है, लद्दाख श्रेणी दिया है, काराकोरम दिया है। अगर आप नॉर्थ से साउथ के बारे में अरेंज कर पा रहे हैं तो भी आप कर पाएंगे, अगर साउथ से नॉर्थ कर पाते हैं तो भी कर पाएंगे। अब जिस तरीके से भी आपको पता हो आसानी से अरेंज कर पाएंगे। तो आप सोच के बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया बी, बी हमारा सही आंसर है। अब चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे नीचे कौन सी पर्वत श्रेणी है, बताइए। सबसे नीचे आप देखेंगे तो शिवालिक है, शिवालिक सबसे नीचे है। उसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे, आप शिवालिक यहाँ देख पा रहे होंगे, शिवालिक है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पे होगा, धौलाधर होगा, धौलाधर पर्वत श्रेणी। फिर पीर पंजाल आ जाएगा, पीर पंजाल आप देख पा रहे होंगे, पीर पंजाल है। फिर उसके बाद आ जाएगा जास्कर, अब जास्कर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर आ जाएगा लद्दाख, तो लद्दाख यहाँ पे हो गया, लद्दाख पर्वत श्रेणी हो गया। फिर काराकोरम, अब सबसे ऊपर वाला काराकोरम है। मुझे ये चीज़ें सभी आपको समझ में आ रही होंगी। और इसी पर नंगा पर्वत है जो कि 81,626 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है, आपको ये बताना है। ए दिया हुआ है सतमाला और गाविलगढ़, महादेव, कैमूर और मैकाल और राजमहल। बी दिया हुआ है सतमाला, राजमहल, महादेव, कैमूर और मैकाल, गाविलगढ़। और सी दिया हुआ है यहाँ पे हम देखें तो सतमाला, गाविलगढ़, महादेव, कैम और मैकाल दिया हुआ, कैमूर दिया हुआ, राजमहल दिया हुआ। और डी यहीं पे दिया हुआ है सतमाला, गाविलगढ़, फिर मैकाल, कैमूर, महादेव और राजमहल। तो बताइए इनमें से कौन सा सही क्रम सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया है ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अब देखेंगे सतमाला, तो सतमाला इधर मिलेगा आपको, यहाँ पे सतमाला है, सतमाला पहाड़ी है। फिर गाविलगढ़ की बात करेंगे तो गाविलगढ़ यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रल में। फिर इसके बाद देखें तो महादेव पहाड़ी है, तो महादेव आपको यहाँ दिख रहा होगा, महादेव है, महादेव पहाड़ी। फिर मैकाल, मैकाल कहाँ पे है बताइए, मैकाल आपको दिख गया। महादेव के बाद कैमूर देखिए, तो कैमूर यहाँ पे है। कैमूर के बाद देखें तो मैकाल आएगा, तो मैकाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ के रीजन में। फिर मैकाल के बाद देखें तो राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, राजमहल की पहाड़ी एकदम पूर्व में है। फिर रामगढ़ हिल कौन सा है, इधर है, आप देख सकते हैं। और कुछ अन्य चीज़ देखना चाहें तो उड़ीसा हिल भी यहीं पे है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियों को अभी हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आप उसका आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। पूर्वी घाट की पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पालकोंडा, जवाड़ी पहाड़ी और पालनी पहाड़ी, फिर सेवराय पहाड़ी दिया हुआ था। आप अरेंज करके बताइए इसमें कौन सी पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही सीक्वेंस है। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है ए, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ए हमारा करेक्ट है। सबसे ऊपर आ जाएगा पालनी, फिर उसके बाद पालनी के बाद कौन सा आएगा बताइए, पालनी के बाद सेवराय आ जाएगा, सेवराय के बाद कौन सा आएगा, जवादी आ जाएगा, और जवादी के बाद कौन सा, पालकोंडा, बेलकोंडा, ये सब आ जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अब पालकोंडा यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर आपसे बात करूँ तो उत्तरी सरकार आ जाता है, फिर नल्ला मलाई आ जाता है, फिर बेनुकोंडा आ जाता है, नल्ला मलाई के बाद बेनुकोंडा आता है, पालकोंडा आता है, अब नागरी हिल आ जाता है, जावादी आ जाता है, सेवराय आ जाता है और पंचमलाई आ जाता है, फिर से सिरू मलाई आ जाता है, फिर पालनी आ जाता है और फिर वर्सों नाड
हिल आ जाता है, वर्सुनाड हिल आ जाता है। ये सबका नाम आप सीक्वेंस में याद रखें। सबसे ऊपर उत्तरी सरगा, नल्लामलाई, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, फिर जावेदी, सेवराय, फिर पंचमलाई, सिरुमलाई, फिर पालनी। इनका नाम ऐसे याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हिमालय पर्वत की चोटियों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें ऊंचाई से हाइट के अकॉर्डिंग घटते क्रम में अरेंज करना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। सबसे पहले दिया हुआ कंचनजंगा, फिर मकालू दिया हुआ, धौलागिरी दिया और मनसालू दिया हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा सबसे छोटा है और कौन सबसे ऊंचा है? सबसे कम ऊंचाई, सबसे ज़्यादा ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई की तरफ जाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे डी जिन्होंने लगाया उनका बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर कंचनजंगा की बात करें हाइट उसका तो 85-86 उसका मीटर ऊंचाई है, 8586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है, जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। फिर मैकालू की बात करें, मकालू नेपाल में स्थित है और 8462 इसकी ऊंचाई है, 8462 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी की बात करें, ये भारत में स्थित है, 8167 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मनसालू की बात करें, ये भी नेपाल में स्थित है और 8163 मीटर, 8163 मीटर मनसालू की ऊंचाई है। तो इन सबका नाम याद रखें क्योंकि नाम तो सिमिलर है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में अगर पूछ लिए जाएँ तो। फिर अगर यहाँ पे हम थोड़े से अन्य श्रेणियों के बारे में देख लें तो क्या बुराई है, देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में स्थित है और 8848 मीटर, अब 1 मीटर बढ़ गया है तो 8849 मीटर हो गया है। और फिर यहाँ पे देखें कंचनजंगा की, कंचनजुंगा लिखा है, कंचनजंगा है, ये भारत में स्थित है, जो कि अभी हमने देख लिया 8586 मीटर है, 8586 मीटर है। यहाँ पे हाइट थोड़ी सी गलत दिया हुआ है, 8598 मीटर दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा लोग, लग रहा है यहाँ पे डेटा थोड़ा सा पुराना है, छोड़िए इसके डेटा मत देखिए, यहाँ पे डेटा काफ़ी पुराने दिए हुए हैं। धौलागिरी की बात करें, मकालू तो हमने देख लिया नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है। और फिर अन्नपूर्णा की बात करें, नेपाल में अन्नपूर्णा, और नंदा देवी उत्तराखंड में है, जो कि भारत में पड़ता है। कामेत ये भी भारत में है। और नामचा बरुआ ये कहाँ पे है बताइए, नामचा बरुआ ये भी भारत में है। फिर गुरुला मंधाता नेपाल में है। गुरुला मंधाता से पूछा जाता है कि कहाँ पे सीक्वेंस से सिचुएटेड है, तो ये नेपाल में सिचुएटेड है। अब आपसे एक चीज़ पूछा जाता है कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट, वेस्ट से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व के हिसाब से अरेंज कीजिए। तो पश्चिम से लेकर पूर्व के हिसाब से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले नंगा पर्वत आ जाएगा, नंगा पर्वत सबसे पहले आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंगा पर्वत सबसे पहले आ जाएगा, फिर कामेत आ जाएगा, फिर नंदा देवी आ जाएगा, धौलागिरी आ जाएगा, अन्नपूर्णा आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा आ जाएगा, नामचा बरवा। मतलब नामचा बरवा सबसे हमारे पश्चिम में, पूर्व में हो जाएगा, और सबसे पश्चिम में नंगा देवी, नंगा पर्वत हो जाएगा। अब ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। ये प्रीलिम बूस्टर से लिया गया क्वेश्चन है। भारतीय विधि आयोग से संबंध में गलत कथन का चयन करना है। कथन एक दिया हुआ है, भारतीय विधि आयोग वैधानिक निकाय है। बी दिया हुआ, प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, लॉर्ड मैकाले उसके अध्यक्ष थे। और सी दिया हुआ है 1800, यहाँ पे लॉर्ड मैकाले कहीं नहीं दिया हुआ, मेरे मुख से निकल गया। अब सी दिया हुआ है 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और डी दिया हुआ है, यहाँ पे डी दिया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों का विलय किया था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, मतलब हमारे उत्तर के हिसाब से सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये देखिए, ना संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय है, ये कार्यकारी निकाय है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे बनाया गया, जैसे नीति आयोग को वैसे ये भी है। हम अगर यहाँ पे थोड़े से कुछ चीज़ें और देख लें इसमें, तो क्या हमें देखना जरूरी है, ये ना संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय, ये कार्यकारी निकाय है, जो कि कार्यकारी के आदेश से बनाया जाए, भारत सरकार के आदेश से बनाया गया है इसको। भारत स्वतंत्र भारत के बाद अब वर्तमान में जो 22वें विधि आयोग काम कर रहा है, इसका गठन की बात चालू हो गई है। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 में कंप्लीट हो चुका था। न्यायमूर्ति बलबीर चौहान इसके अध्यक्ष थे। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दे दी थी, जो कि गठन हो गया, इसीलिए न्यूज में है। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था, जो कि 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा गठित किया गया था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। फिर इसमें इसने देखें तो लॉर्ड मैकाले ने जो दिया था, क्या कहा था? दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने की सिफारिश किया था लॉर्ड मैकाले ने, जो कि आपको पता होगा कि विधि आयोग जो है एक सिफारिश करता है केवल, इसके बाध्य करें, बाध्य नहीं है। इसकी जो सिफारिशें होती है, सिफारिशों से ज़्यादातर बाध्य नहीं होती, तो इसकी भी सिफारिशें बाध्य नहीं होती हैं। एक चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के माध्यम से जो पूर्व पहले के कानून थे उनको जारी रखा जाए या संशोधन करके उनको हटाया जाए या न किया जाए, इन सबसे संबंधित प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा 372 के अंतर्गत है, 372 के अंतर्गत ये प्रोविजन दिए गए हैं
कि पूर्व के कानूनों को तब तक जारी रखना तय किया जाता जब तक उनमें संशोधन न हो जाए या उन्हें रद्द न किया जाए, तब तक वो जारी रहेंगे। ये आर्टिकल 372 के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है। तो चलिए, आज के सेट देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद आपको पसंद आया हो।